सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने छंद में मात्रा कैसे लगाते हैं, छंद में गण कैसे बनाते हैं, इनके बारे में पढ़ा था। आज हम पहचान करना सीखेंगे कि रीट परीक्षा में कोई श्लोक दे दिया जाता है और उस श्लोक में छंद का नाम पूछ लिया जाता है कि इस श्लोक में कौन सा छंद है। तो वहाँ छंद की पहचान करने के लिए क्या सामान्य तरीका हम काम में लें जिससे कि हमारा प्रश्न बिल्कुल सही चला जाए। इसलिए आज हम वही एक सामान्य तरीका यहाँ सीखेंगे कि श्लोक में आए हुए छंद की पहचान हम कैसे करें। छंद की पहचान करने के लिए मात्रा लगाना, गण बनाना आवश्यक हो जाता है। उसके बारे में हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। तो इस वीडियो को सुनने से पहले, देखने से पहले पिछला वीडियो अवश्य देखें। उसके देखने के बाद ही यह वीडियो आपको समझ में आ सकेगा। तो चलिए आज हम पहचान करना सीखते हैं कि छंद की पहचान कैसे होती है। देखिए, आपके पास श्लोक आएगा। छंद की पहचान करने का एक सीधा सा तरीका है। यदि मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं आता है और फिर भी आप प्रश्न को सही करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस श्लोक में जो एक लाइन होती है जिसको हम चरण कहते हैं, तो प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या को गिन लें। वर्णों की संख्या के आधार पर ही सामान्यतः छंद की पहचान हो जाती है। अब वर्णों की संख्या गिनते समय आपको ये ध्यान रखना है कि बीच में अगर कोई आधा अक्षर आता है तो आधे अक्षर को संख्या में नहीं गिना जाएगा। व्यंजन वर्ण है उसको संख्या में नहीं गिना जाएगा। स्वर जहां हम मात्रा लगा सकते हैं उसी को संख्या में गिना जाता है और उसको संख्या गिन करके फिर आप छंद की पहचान कर सकते हैं। कैसे होगी वो पहचान, इसी के नियम को हम यहाँ पढ़ेंगे। देखिए, रीट परीक्षा में छंद की पहचान करने के लिए सर्वप्रथम जो भी श्लोक आया है उस श्लोक के प्रत्येक चरण में वर्णों की कुल संख्या गिन लो। वर्ण कितने हैं उनको गिन लो। गिनते समय क्या ध्यान में रखना है, वर्णों की संख्या गिनते समय आधे अक्षर को कभी भी कुल संख्या में शामिल नहीं किया जाता है। बीच में यदि आधा अक्षर है तो उसको संख्या में नहीं गिनना है। जहां हम मात्रा लगी हुई है, स्वर है, उसी को संख्या में गिनना है। फिर कुल संख्या गिनने के बाद निम्नानुसार छंद का निर्धारण किया जा सकता है। हम ऊपरी संख्या से शुरुआत करते हैं। कैसे आप पहचान करेंगे, प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या आपको गिननी है। अब वो संख्या कितनी प्राप्त हुई, सबसे पहला है, यदि कुल एक चरण में कुल संख्या 21 आ रही है, वर्णों की कुल संख्या है वो 21 आ रही है, तो वहां स्रगधरा छंद माना जाएगा। वर्ण गिन लो और कुछ गिनने की आवश्यकता नहीं है। यदि 21 वर्ण आ गए और ऑप्शन में स्रगधरा लिखा हुआ है तो स्रगधरा छंद सही उत्तर माना जाएगा। वैसे स्रगधरा छंद होता कहाँ है कि स्रगधरा छंद के प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं जो क्रमशः है मगण, रैगण, भैगण, नैगण, यगण, यगण, यगण। पहले मगण, फिर रगण, फिर भगण, फिर नगण और अंत में 3 यगण होते हैं, तो वह स्रगधरा छंद माना जाता है। इसका लक्षण संस्कृत में लिखा हुआ है, म्रभनिर्यानाम त्रयेण त्रिमुनियति युता स्रगधरा कीर्तितेयम। म्रभनिर्यानाम त्रयेण त्रिमुनियति युता स्रगधरा कीर्तितेयम। अब इसमें आप देखेंगे कुल कितने वर्ण हैं। इसी जैसे ये चरण है एक, इसमें गिन करके देख लें। म्र 1, भै आधा है तो इसको छोड़ देंगे, नई 2, या 3, नाम 4, त्रय 5, ये अणे, त्रि मु नि ये ति यु ता, श्रय गय को छोड़ देंगे, धय रा, कीर ति ते ये। इनको सबको गिन करके आप देखोगे तो कुल 21 वर्ण आपको दिखाई देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21 वर्ण हो गए, तो इसमें स्रगधरा छंद माना जाएगा। फिर देखिए,
प्रत्येक चरण में यदि 19 वर्ण प्राप्त हो रहे हैं, हम गिनेंगे, गिनती करने पर वर्णों की संख्या 19 प्राप्त होती है, तो वहां शार्दूल विक्रीडितम छंद माना जाएगा। वर्णों की संख्या 21 होने पर स्रग्धरा छंद और 19 वर्ण आते हैं तो शार्दूल विक्रीडितम छंद माना जाएगा। शार्दूल विक्रीडितम का वैसे लक्षण होता है कि पहले मगण हो, फिर सगण, फिर जगण, फिर सगण, फिर तैगण, फिर तगण और अंत में एक गुरु वर्ण लिखा हुआ हो, तो वहां पर शार्दूल विक्रीडितम छंद माना जाता है। जैसे सूर्या स्वेर्य धीमह सजौ सततगा शार्दूल विक्रीडितम, इसका लक्षण है सूर्या स्वेर्य धीमह सजौ सततगा शार्दूल विक्रीडितम। इसमें भी आप गिन करके देखेंगे तो सु या 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, लास्ट का में आधा है इसलिए उसको छोड़ दिया। ये 19 वर्ण आ रहे हैं तो यहाँ शार्दूल विक्रीडितम छंद माना जाएगा। चाहे आपको लक्षण याद है या नहीं है, वर्णों की संख्या गिन करके देख लो, 19 वर्ण आ गए तो शार्दूल विक्रीडितम छंद मान लेंगे। फिर अगला छंद आता है, यदि प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 17 प्राप्त हो रही है, 21 होने पर स्रग्धरा, 19 होने पर शार्दूल विक्रीडितम और 17 वर्ण आ रहे हैं, तो वहां 2 छंद हो सकते हैं। एक मंदाक्रांता भी हो सकता है तो शिखरिणी छंद भी हो सकता है। वर्णों की संख्या 17 होने पर मंदाक्रांता या शिखरिणी छंद होगा। और यदि दोनों में से एक ऑप्शन में है तब तो उसको सही कर देंगे वर्ण गिन करके ही, लेकिन दोनों ही ऑप्शन में है और फिर दोनों में से एक को छांटना है, तो फिर कैसे पता लगाएं कि मंदाक्रांता है या शिखरिणी छंद है। तो फिर वहां पर आप ऐसी स्थिति में सबसे पहला गण देख लो, 17 वर्ण है और शुरू के 3 अक्षरों पर मात्रा लगा करके देख लो। अगर मगण की स्थिति प्राप्त हो रही है तब तो मंदाक्रांता छंद हो जाएगा, और शुरू का गण यगण की स्थिति में आ रहा है तब वहां शिखरिणी छंद मान लिया जाएगा। सीधी सी पहचान है, कुल 17 वर्ण हैं तो वहां मंदाक्रांता भी हो सकता है, शिखरिणी भी हो सकता है। यदि शुरू में गुरु 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 तीनों ही गुरु वर्ण लगातार लिखे हुए मिल जाएं तब तो मंदाक्रांता को सही उत्तर कर देना है, और शुरू में 17 वर्ण है और शुरू में लघु गुरु गुरु ये यगण लिखा हुआ मिल गया तो फिर वहां शिखरिणी छंद मान लिया जाएगा। फिर देखिए, यदि प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 15 प्राप्त हो रही है तो 15 वर्ण होने पर मालिनी छंद कर देना है। वर्णों की संख्या 15 प्राप्त होने पर कौन सा छंद होगा, मालिनी छंद मान लिया जाएगा। मालिनी में वैसे पहले नगण, फिर नगण, फिर मगण, फिर यगण और फिर यगण। नगण 2 नगण, 1 मगण और 2 यगण जहाँ पर होते हैं वहाँ पर हम मालिनी छंद मान लेते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण माने जाते हैं। इस लक्षण में आप गिन सकते हैं, न मय ययुतेयम मालिनी भोगी लोकहि, न मय ययुतेयम मालिनी भोगी लोकहि। सबको गिन लें तो कुल 15 वर्ण लिखे हुए मिलेंगे, यह मालिनी छंद होगा। यदि वर्णों की संख्या 14 आ रही है, प्रत्येक चरण में 14 वर्ण आ रहे हैं तो फिर वसंत तिल का छंद मान लिया जाएगा। वर्णों की संख्या 14 होने पर वसंत तिल का छंद मान लिया जाता है। अब वो कैसे, वसंत तिल का वैसे 14 का अकेला एक प्रसिद्ध छंद है वसंत तिल का, तो 14 वर्ण आने पर वसंत तिल का को सही उत्तर कर दें। इसका वैसे लक्षण है, शुरू में तगण, फिर भगण, फिर जगण, फिर जगण और फिर 2 गुरु वर्ण अंत में हो तो वह वसंत तिल का छंद माना जाता है। लेकिन एक ये तो आप ये मान लें 14 वाला छंद वसंत तिल का छंद होगा। यदि प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 12 प्राप्त हो रही है, प्रत्येक चरण में 12 वर्ण प्राप्त हो रहे हैं तो वहाँ 3 प्रकार के छंद हो सकते हैं।
भुजंग प्रयातम भी हो सकता है, द्रुत विलंबितम भी हो सकता है, वंशस्तम छंद भी हो सकता है। प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होने पर भुजंग प्रयातम, द्रुत विलंबितम या वंशस्तम 3 प्रकार के छंद हो सकते हैं और तीनों ऑप्शन में हैं और तीनों में से एक हमें छांटना है। तो फिर कैसे छांटें? तो उसकी पहचान का तरीका है, शुरू का गण आपको देखना है। अगर शुरू में यगण लिखा हुआ मिलता है तो भुजंग प्रयातम मानना है। शुरू का गण नैगण होता है तो फिर द्रुत विलंबितम मानना है और शुरू का गण जयगण लिखा हुआ मिलता है तो वंशस्तम मानना है। या 12 वर्ण होने पर आपको पहचान शुरू में देख लेनी है। शुरू में लघु गुरु गुरु ये स्थिति आ गई तो भुजंग प्रयातम माना जाएगा और शुरू में 3 लघु नगण आ गया तो फिर ये द्रुत विलंबितम माना जाएगा और शुरू का गण लघु गुरु लघु जगण के रूप में आ गया तो फिर वंशस्तम छंद मान लिया जाएगा। ये 12 वर्ण वाले छंदों की पहचान का तरीका होगा। 12 वर्ण हैं और शुरू में यगण है तो भुजंग प्रयातम, नगण है तो द्रुत विलंबितम और जगण है तो वंशस्तम छंद मान लेंगे। फिर देखिए, यदि आपके पास 11 वर्ण आ रहे हैं, प्रत्येक छंद है, छंद के प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 11 है तो वहाँ पर भी 3 प्रकार के छंद हो सकते हैं, एक इंद्र वज्रा, एक उपेंद्र वज्रा और एक उपजाति। इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा या उपजाति छंद हो सकता है। अब इसकी पहचान कैसे करें? कहाँ इंद्र वज्रा होगा, कहाँ उपेंद्र वज्रा होगा, कहाँ उपजाति होगा? देखिए, अगर कोई भी श्लोक आया है उस श्लोक के हर चरण में देखना है 11 वर्ण है और 11 में शुरू में तैगण आ रहा है, शुरू का तैगण है, चारों चरण है, चारों में देखना है, चारों में यदि तैगण शुरू में आ रहा है, वैसे पूरा देखें तो तगण तगण जगण और गुरु वर्ण, इस तरीके से तगण तगण जगण और लास्ट में 2 गुरु होते हैं, गुरु गुरु, इस प्रकार से स्थिति आती है तो वो इंद्र वज्रा छंद माना जाता है। लेकिन आप इतना सा ध्यान रखें रीट में समझने के लिए कि 11 वर्ण है और शुरू में तगण है तो इंद्र वज्रा को सही उत्तर करना है। और यदि शुरू में तगण के बजाय जयगण लिखा हुआ मिल गया है, तगण में तो गुरु गुरु लघु की स्थिति होती है और जगण में लघु गुरु लघु ये स्थिति होती है, तो शुरू में तगण है तो इंद्र वज्रा होगा और शुरू में जगण है तो उपेंद्र वज्रा छंद मान लिया जाएगा। पहले वर्ण गिनोगे 11, 11 के बाद में शुरू में तगण है तो इंद्र वज्रा उत्तर करना है, शुरू में जगण है तो उपेंद्र वज्रा करना है। ये चारों में एक जैसे हैं तब तो ये उत्तर हो जाएगा। कुछ श्लोक ऐसे आ जाते हैं जिसमें इन दोनों का मिश्रण कर दिया जाता है, जैसे 3 चरण इंद्र वज्रा के आगे 1 उपेंद्र वज्रा का आ गया या 2 इंद्र वज्रा के आगे 2 उपेंद्र वज्रा के आगे, दोनों को मिला दिया जाता है। आपको ये देखना चारों में एक जैसे हैं तब तो इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा उत्तर हो जाएगा। लेकिन अलग अलग मिलते हैं कि 1 चरण इंद्र वज्रा का आ गया 1 उपेंद्र वज्रा का आ गया, ऐसे दोनों का मिश्रण जहां हो जाएगा उस छंद को उपजाति छंद के नाम से पुकारा जाएगा। दोनों छंदों का इंद्र वज्रा का और उपेंद्र वज्रा को मिलाकर के यदि कोई छंद बनाया गया है तो उसमें उपजाति छंद मान लिया जाता है। फिर देखिए, यदि प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 8 प्राप्त हो रही है, श्लोक है उसमें 4 चरण हैं, 4 में प्रत्येक चरण में 8 वर्ण ही आ रहे हैं तो वहां अनुष्टुप छंद माना जाएगा। प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 8 होने पर कौन सा छंद करना है? अनुष्टुप छंद को सही उत्तर मानना है। अनुष्टुप में जो विषम चरण होते हैं पहला और तीसरा, इसमें तो 5वां वर्ण लघु, छठा गुरु, 7वां गुरु माना जाता है। 5वां लघु, छठा गुरु, 7वां गुरु। और जो सम चरण होते हैं दूसरा और चौथा चरण, इसमें 5वां लघु, छठा गुरु, 7वां लघु हो जाता है। ऐसा छंद अनुष्टुप छंद होता है। लेकिन आप सीधी पहचान रखें कि प्रत्येक चरण में 8 वर्ण आ रहे हैं तो वहां अनुष्टुप छंद हमें मान लेना है। ये तो सभी वार्णिक छंद थे। कब एक मात्रिक छंद भी आ सकता है परीक्षा में जिसको हम आर्या के नाम से पुकारते हैं। इसमें वर्णों के आधार पर गणना नहीं होती, इसमें मात्राओं को गिन करके देखा जाता है। मान लीजिए कोई श्लोक ऐसा आ गया जिसमें ऊपर वाला कोई भी लक्षण आपको प्राप्त नहीं हो रहा है तो फिर वहां मात्रा गिन करके देख लें। यदि पहले चरण में और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं प्राप्त हो रही हैं, पहले और तीसरे में 12-12 मात्राएं,
दूसरे चरण में 18 मात्राएं प्राप्त हो रही है और चौथे चरण में कुल 15 मात्राएं आ रही है, तो वहां पर आर्या छंद मान लिया जाता है, वो आर्या छंद होगा। इस तरीके से आप रीट परीक्षा में छंद की पहचान वर्णों को गिन करके ही कर सकते हैं, मात्राओं को गिन करके ही कर सकते हैं। कैसे कैसे करेंगे एक बार पुनः याद रख लें। यदि वर्णों की संख्या 21 आ रही है तो स्रगधरा छंद होगा। 19 आ रही है, प्रत्येक चरण में वर्ण गिनने हैं, 21 है तो स्रगधरा, 19 है तो शार्दूल विक्रीडितम। यदि वर्णों की संख्या 17 आ रही है तो दो हो सकते हैं, मंदाक्रांता और शिखरिणी। पहचान कैसे करोगे? अगर शुरू का पहला गण है वो मगण बन रहा है तो मगण मंदाक्रांता में से मैं जोड़ दो, शुरू का मगण है तो मंदाक्रांता कर दो, और यदि शुरू का गण यगण बन रहा है तो वो शिखरिणी मान लिया जाएगा। वर्णों की संख्या 15 है तो मालिनी छंद होगा, 15 में एक ही है, मालिनी प्रसिद्ध छंद है। वर्णों की संख्या 14 है तो वसंत तिलका को सही उत्तर मान लेंगे। यदि वर्णों की संख्या 12 प्राप्त हो रही है तो 3 छंद हो सकते हैं, भुजंग प्रियातम भी, द्रुत विलंबितम भी और वंशस्थम भी। इनकी पहचान कैसे करेंगे? शुरू में यगण है तब तो भुजंग प्रियातम हो जाएगा, शुरू में नगण है तो द्रुत विलंबितम हो जाएगा, और शुरू में जगण आ रहा है तो वंशस्थम छंद मान लिया जाएगा। यदि वर्णों की संख्या 11 प्राप्त हो रही है, 11 में प्रत्येक चरण में देखना है, शुरू में आपको तैगण लिखा हुआ मिलता है, शुरू का जो गण है वो तैगण के रूप में आता है, तब तो वहां पर हम कौन सा छंद मानेंगे? इंद्रवज्रा छंद मान लेंगे। शुरू में तैगण है तो इंद्रवज्रा छंद माना जाएगा। और यदि आपके पास में शुरू में जयगण की स्थिति प्राप्त हो रही है तो उपेंद्र वज्रा हो जाएगा, और कहीं ऐसा श्लोक आ गया कि कहीं हमें इंद्र वज्रा भी मिल रहा है एक ही श्लोक में और उपेंद्र वज्रा दोनों मिल रहे हैं, तो फिर वहां उपजाति को सही उत्तर मान लिया जाएगा। यदि प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 8 है तो अनुष्टुप छंद मान लेंगे, और वर्ण के आधार पर अलग अलग संख्या में प्राप्त हो रही है, कोई सा भी ऊपर वाला लक्षण नहीं बैठ रहा तो मात्रा गिन करके देखेंगे। पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं हैं, दूसरे में 18 है, चौथे में 15 मात्राएं प्राप्त हो रही हैं, तो वो आर्या छंद हो जाता है। अब कैसे? इसके उदाहरण के लिए कुछ छंद आपके सामने लिए जा रहे हैं, इनमें आपको पहचान करके बताना है कि कौन सा छंद होगा। जैसे रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अंबोदा बहवो वसंति गगने सर्वेपि नेतादृशः। इसमें आपको छंद की पहचान करनी है तो वर्ण गिन करके देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 वर्ण आगे, तो 19 वर्णों वाला छंद अभी आपको बताया था कौन सा होगा? शार्दूल विक्रीडितम छंद यहाँ पर सही उत्तर मान लिया जाएगा, शार्दूल विक्रीडितम हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा श्लोक आपके पास में आ रहा है, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाच्य सत्यम मानो नतिम दिशति पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। अब इसमें हमें छंद की पहचान करनी है तो वर्ण गिन करके देख लो, आधे को नहीं गिनना है, तो 1 आधा है इसलिए नहीं गिनेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वर्ण इसमें प्राप्त हो रहे हैं। तो 14 वाला छंद कौन सा बताया था? वसंत तिलका छंद होगा, तो इसमें छंद कौन सा मान लेंगे? वसंत तिलका यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए अगला श्लोक आपके पास में आ रहा है, दानम भोगो नासः तिस्रः गतियो भवन्ति वितस्य यो न ददाति न भुंकते तस्य तृतीया गतिर्भवति। अब इसमें जहाँ अल्प विराम कोमा लगा हुआ है वहाँ चरण पूरा है। अब इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 वर्ण आगे। अब 6 वर्णों वाला छंद तो आपको कोई बताया नहीं, तो यहाँ पर ये वार्णिक छंद नहीं होगा, मात्रिक छंद होगा। और मात्रिक छंद में हमने एक ही छंद पढ़ा है, आर्या छंद। आर्या में आपको बताया था कि पहले और तीसरे में 12-12 मात्राएं होनी चाहिए। आप एक बार मात्रा लगा कर देख लो, दा नम भो गो
ना सह ति स्रह गै तै यो भय वन ति वी तस्य यु। फिर देखिए गिन लीजिए, यहाँ पहले चरण में यहाँ से यहाँ तक की मात्राएं आप गिनेंगे तो 12 मात्राएं होंगी, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। दूसरे में गिनेंगे तो 2 2 4 5 6 2 8 9 2 2 4 5 6 2 8 9 2 11 12 14 16 और 18 है। 18 मात्राएं होगी दूसरे चरण में। तो पहले में 12 है, दूसरे में 18 मात्राएं हो रही हैं, तो ये आर्या छंद हो जाएगा। इसमें आपने मात्राएं गिनी, पहले में 12 हैं, दूसरे में 18 हैं, तीसरे में भी गिनोगे आप तो 12 मात्राएं आएंगी, चौथे में 15 मात्राएं आएंगी, तो ये आर्या छंद यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखो अगला छंद आपके पास में है, गच्छन पीपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन वेन तेयोपि पदमेकं न गच्छति। इसमें कौन सा छंद है? तो जहाँ कोमा मैंने लगाया है वहाँ एक चरण पूरा हो रहा है, उसमें आप गिन करके देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 8 8 प्राप्त हो रही है, तो 8 वर्ण होने पर कौन सा छंद बताया था? अनुष्टुप छंद हो जाएगा। तो इसमें अनुष्टुप छंद को सही उत्तर मान लेंगी। फिर देखिए अगला छंद आपके पास में आ रहा है, ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म है ते मृत्युलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इसमें वर्णों की संख्या गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। 11 वर्ण आ रहे हैं। तो 11 में 3 छंद आपको बताए थे, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति। अब चारों चरणों को देखना है। चारों में शुरू में अगर तगण है तब तो इंद्र वज्रा हो जाएगा, चारों में शुरू में जगण है तो उपेंद्र वज्रा हो जाएगा। लेकिन यहाँ आप देखेंगे ये साम ने ये तगण, ज्ञानम ने इसमें भी तगण होगा, ते मृत्यु ये भी तगण है, फिर मनुष्य में जगण बन जाएगा। तो 3 तो इंद्र वज्रा के चरण आ गए और एक उपेंद्र वज्रा का साथ में मिला दिया, दोनों का मिश्रण हो गया, तो ये उपजाति छंद होगा। न इंद्र वज्रा होगा न उपेंद्र वज्रा होगा, इसको हम उपजाति छंद मानेंगे। तो अगर चारों में समान है तब तो इंद्र वज्रा या उपेंद्र वज्रा होता है, लेकिन मिश्रण हो गया है तो उपजाति छंद सही उत्तर माना जाएगा। ऐसे ही देखिए अब त्वमेव माता च पिता त्वमेव, इसमें कौन सा छंद है? तो यहाँ पर गिन लो दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। अब 11 हो गए तो इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा या फिर उपजाति। अब यहाँ गण पहला देख लो, वै में वै जगण, ये जगण ये जगण ये जगण, चारों में पहला जगण आ गया, तो ये कौन सा होगा? उपेंद्र वज्रा सही उत्तर माना जाएगा। चारों में पहला जगण है तो उपेंद्र वज्रा को सही उत्तर मानेंगे। फिर देखिए अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु जातो ममायम विशदः प्रकामम प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा। इसमें कौन सा छंद है? तो यहाँ पर भी पहले तो वर्ण गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। 11 वर्ण आ गए तो इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति में से छांटना होगा। अब यहाँ चारों में पहला गण देखो, अर्थो ही, ये तैगण होगा, ए के आगे आधा रह है तो ये गुरु हो जाएगा, गुरु गुरु लघु, ये तगण, ये भी तगण, फिर ये तगण और प्रत्यर्पी ये भी तगण की स्थिति आएगी। चारों में पहला तगण हो गया तो ये इंद्र वज्रा छंद मान लिया जाएगा। फिर अगला देखिए भवन्ति नम्रास्तर्वः प्लुतगम्महि नवाम्बुभिर्दूर विलंबिनो घनः अनुद्धतः सतपुरुषः समृद्धिभिः स्वभाव एवेश परोपकारिणाम। इसमें कौन सा छंद है? तो पहले तो वर्ण गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। कुल 12 वर्ण हैं। 12 वर्ण हो जाते हैं
तो वंशस्थम, भुजंग प्रियातम, द्रुत विलंबितम 3 छंद होते हैं। अब तीनों की पहचान का तरीका मैंने आपको बताया था कि पहला यगण है तो भुजंग प्रियातम, नगण है तो द्रुत विलंबितम और जगण है तो वंशस्थम। तो इस भवंती में ही गण देख लो कौन सा है, भय वन ती, जगण आ गया, जगण हो गया तो ये वंशस्थम छंद माना जाएगा। इसमें हम वंशस्थम छंद को सही उत्तर कर देंगे। फिर देखो आगे, ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुरुनुपतति शंदने बद्ध दृष्टि, इसमें कौन सा छंद है? तो वर्ण गिन करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, आधे को नहीं गिनना है, 21 वर्ण हो गए। तो 21 वर्णों वाला छंद सृगधरा छंद होता है। इसमें सृगधरा को सही उत्तर मान लिया जाएगा। अगला आपके सामने है, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्त है। इसमें आप गिन करके देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कुल 17 वर्ण हैं। 17 में मंदाक्रांता और शिखरिणी 2 हो सकते हैं। तो पहला गण बना करके देखेंगे, कस ची कांता, मगण हो गया। तो 17 में पहला मगण होता है तो मंदाक्रांता सही उत्तर होगा। फिर देखिए, अनाघ्रातम पुष्पम किस लये मलूनम कररुहि, इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है, कुल 17 वर्ण हैं। 17 वर्ण हैं तो मंदाक्रांता भी है, शिखरणी भी हो सकता है। दोनों में एक छाटें तो पहला गण देखेंगे, अनाघ्रा रणाविद्धम में ए लघु ना गुरु घ्रा गुरु, पहला यगण आ गया तो फिर यहाँ शिखरणी होगा। पहला मगण है तो मंदाक्रांता, पहला यगण है तो फिर वहाँ शिखरणी छंद को सही उत्तर मान लेंगे। इस तरीके से आप वर्णों की संख्या गिन करके भी रीट में छंद वाले प्रश्न को बिल्कुल सही कर सकते हैं कि कैसे हमें छंद वाले प्रश्न को बिल्कुल सही करना है। कोई ज़्यादा नियम नहीं सीखने, केवल ये जो तरीका बताया है सामान्य तरीका, वो केवल अंक प्राप्त करने का तरीका है, विद्वान बनने का तरीका नहीं है। इस तरीके से आप छंद वाले प्रश्न को बिल्कुल सही कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो अधिक से अधिक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे रीट भर्ती से संबंधित अच्छे वीडियोज, जिनको देख करके आप रीट परीक्षा को आसानी से फाइट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।